दालावा स्कूल जब बन रहा था तो छत लगनी रह गई थी। अच्छा, तो नानक चंद जी होते थे पलवल साइड से, उनको वो पढ़ाने के लिए लेके आए? वो तक साहब ले आए थे। अच्छा, उस समय तो यही तो था कम्युनिकेशन भाई, आपस में भाईचारा मिलके जो भी थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा आदमी, आप यहाँ काम करें, आप यहाँ काम करें, आप यहाँ काम करें। देश की हालात बड़े बुरे थे। तो उनकी पत्नी उनके साथ रहती थी। तो ऐसा बताया कि उन्होंने उनके जो वो छत की कमी रह गई थी तो उनकी पत्नी ने अपने गहने बेच के स्कूल की छत लगवाई। नानक चंद की कितना बड़ा मतलब सेक्रीफाइस देखिए। हाँ, एजुकेशन के ऊपर समर्पित लोग थे। नमस्कार दोस्तों, भारत में दो लोगों को हीरो मर्जर कहा जाता है और उन दो लोगों के नाम हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल और चौधरी निहाल सिंह तक्षक। चौधरी निहाल सिंह तक्षक भागवी गांव में जन्मे थे। 5 बार उनको मंत्री बनने का अवसर मिला। भारत की संविधान सभा के वो सदस्य रहे और बहुत लंबा दौर उन्होंने राजनीति का देखा, गुलाम भारत का देखा। और ख़ास बात यह है कि इतना कुछ होने के बावजूद वो पूरे जीवन में अपने लिए एक मकान भी नहीं बना पाए। हमारे साथ हैं संजीव तक्षक जो उनके पोते हैं और उनसे जानने की कोशिश करते हैं चौधरी निहाल सिंह तक्षक जी की बातें। हालांकि मेरा मन था कि मैं कभी चौधरी निहाल सिंह तक्षक पर कम से कम 20-25 वीडियो की एक श्रृंखला लेकर आऊँ ताकि इतने बड़े महान व्यक्ति के हर पहलू को आप तक ले जाया जाए। लेकिन चूंकि आज ये आए हुए हैं इसलिए आज इनसे इनके दादा के बारे में जानते हैं। सबसे पहले तो संजीव भाई आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं ये जो पॉलिटिक्स की बातें करता हूँ और पुराने दौर की बातें करता हूँ तो इनमें अक्सर चौधरी साहब का जिक्र आ जाता है किसी न किसी प्रसंग में। जैसे प्रोफेसर शेर सिंह को कर रहा था कवर तो पता चला कि ये उनके क्लास फेलो रहे हैं। तो आप एक बात बताइए कि आमतौर पे आज के दिन तो कोई सरपंच बन जाता है तो 5 साल में उसके पास स्कॉर्पियो आ जाती है। आपके दादा 5 बार मंत्री बने, रियासतों का विलय उन्होंने करवाया भारत में और इसलिए सरदार वल्लभ भाई पटेल के समकक्ष उनको माना जाता है। तो आप लोगों ने अपने दादा को कभी ये उलाहना दिया कि दादाजी आपने क्या कमाया? देखिए, बड़ा गर्व महसूस करते हैं। हम उस कुल में पैदा हुए हैं और उस देश में भी पैदा हुए हैं जिसमें ऐसे ऐसे महान लोग रहे हैं। और वो ही नहीं, उस समय के अधिकतर लोग अच्छे थे। मतलब उस समय ज्यादातर लोग ठीक ठाक थे। हाँ, अधिकतर लोग अच्छे थे और राजनीति नहीं थी, सेवा थी। उन लोगों के जो मूवमेंट थे वो तो देश को आज़ाद कराने के लिए थे। बाद में जो लोग अगुवाई कर रहे थे वो राजनीति में भी आ गए जी। तो उन्होंने राजनीति को सेवा माना, कभी भी राजनीति को प्रोफेशन या जो आज की प्रतिस्पर्धा है वो उन्होंने नहीं माना। एक प्रसंग आ गया मेरे दिमाग में कि किसी बुजुर्ग आदमी ने कुछ दिन पहले बताया था कि जब देश आज़ाद होया तो प्रथम मिनिस्ट्री का झगड़ा था और सरकारें बनाने का मामला था। तो उस समय भी तक्षक साहब ने अपने उसूलों से समझौता नहीं किया और कांग्रेस को छोड़ दिया था कुछ समय के लिए जी। वो नेहरू के बहुत ज़्यादा नज़दीक थे, जैसा आप लोग बता रहे हैं, बुजुर्ग लोग हैं। नेहरू जी को बहुत हैरानी हुई थी उनके। हाँ, बड़ी हैरानी हुई थी। और 16 जून 1954 को नेहरू चरखी दादरी में आए थे। सेम टाइम तक साहब कांग्रेस में नहीं थे। तो लोगों ने बताया कि जब नेहरू उनकी मुखालफत कर रहे थे तो उसकी आंखों में पानी आ गए थे। चौधरी साहब के, नेहरू के आंखों में पानी आ गया था। और फिर बताया कि लाल बहादुर शास्त्री ने और स्वामी स्वतंत्रानंद ने तक्षक साहब से आग्रह किया कि नेहरू जी चाहते हैं कि आप कांग्रेस में रहें और कांग्रेस में दोबारा आ जाएं। तो दोबारा कांग्रेस में गए। अच्छा, सबसे पहले थोड़ा उस दौर में जैसे आपके दादाजी उस समय रामजस कॉलेज में पढ़े हैं, जिस समय मतलब बहुत रेयर बात है ये रामजस कॉलेज में पढ़ना ही अपने आप में। और उस समय पूरे उत्तर भारत का सबसे विख्यात कॉलेज था रामजस कॉलेज। देखिए, जब हमारा देश मुगलों से लड़ा, अंग्रेजों से लड़ाई लड़नी शुरू करी, एक दिमाग में बात थी वहाँ उस समय अच्छे लोगों की कि एजुकेशन के बगैर कुछ नहीं है। पढ़े लिखे लोग थे अंग्रेज, तो उनके लिए सेम टाइप की रणनीति बनाने के लिए लोगों का पढ़ा लिखा होना जरूरी था। और आज भी भारत में जो हमारे देश में जो समस्या है ना, वो कहीं न कहीं मतलब कम पढ़े लिखे होने की वजह से या ग्रामीण अंचल है वो ठीक ठाक साक्षर नहीं है, ये समस्याएं आज भी आड़े आ रही है। तो उन लोगों ने सेम टाइम ये माना कि एजुकेशन मस्ट है।
तो एजुकेशन मस्त थी, तो लोगों ने ना ये देखा कि भाई जो इलाके में एक एक दो दो चार चार आदमी जो ठीक ठाक थे, उनको जैसे भी मिलजुल के, हालांकि तक सब गरीब परिवार में पैदा हुए थे, साधारण किसान के परिवार में पैदा हुए थे, लेकिन ये माना कि एजुकेशन के बगैर कुछ नहीं है, इसलिए वो रामदास कॉलेज तक पहुंचे। सेम टाइम क्या क्या परिस्थितियां रही वो तो वही लोग बता सकते हैं, हमारे परिवार वाले हम बता तो सकते हैं बुजुर्ग, कि वो उन्होंने एडमिशन कैसी लिए, लेकिन वो इंटेलिजेंट स्टूडेंट थे और रामदास कॉलेज की संसद के वो प्रधान भी बने। प्रधानमंत्री वो अक्सर चोई छोटूराम को वहाँ पे स्पीच के लिए बुलाया करते थे। हाँ, एक डाटा तो मेरे पास नहीं है, लेकिन एक मेरे साथ प्रसंग सामने आया है कि चोई छोटूराम को तख्त साहब ने रामदास कॉलेज में बुलवाया और वहाँ चीफ गेस्ट बनाया। चीफ गेस्ट। और उस खास बात ये, उसमें प्रोफेसर शेर सिंह ने उनसे उल्टा सवाल किया था। हाँ, चोई छोटूराम से, वो मेरे पास है, वो पर्सन किताब में लिखा हुआ है। और जो चोई निहाल सिंह तक्षक थे, बहुत कम हरियाणा में जब भी बातचीत चलती है कि संविधान सभा के सदस्य की, तो अक्सर चोई रणवीर सिंह हुड्डा का नाम लोग लेते हैं। बहुत कम, जब मैंने ये सीरीज बनाई कि बहुत सारे लोग संविधान सभा के सदस्य हरियाणा से थे, उनमें चोई साहब भी एक थे। तो चोई साहब जो संविधान सभा के सदस्य थे, ये बात डिलीवर नहीं हो पाई लोगों में। देखिए, लोगों की हरियाणा की बात तो दूर की बात है। मैं जिस परिवार में पैदा हूँ, मैं भी जवान होने के बाद मेरे को ये पता है कि निहाल सिंह तक्षक के परिवार में पैदा हुआ हूँ। निहाल सिंह तक्षक स्टूडेंट ऐसे क्या थे जब घर से बाहर निकले, मीडिया का टाइम नहीं था, सेम टाइम इतनी मीडिया प्रचलित नहीं थी, और बाद में मेरा परिवार राजनीति से पीछे हट गया। तो जो लोग आगे आगे आए, उन्होंने अगर वो तक्षक साहब का नाम लेके आगे चलते तो उनके उसूल और आदर्श ऐसे थे तो उनके ऊपर चलना नामुमकिन था। मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको पढ़ाया भी होगा, हाँ, उनकी डायरी के पन्नों से, आजकल चुनाव बहुत महंगे होते जा रहे हैं, आम आदमी चुनाव नहीं लड़ सकता। हाँ, और 50,000 रुपए खर्चा लगता है। 50,000 रुपये खर्चा। उन्होंने ये बताया भाई मैं 5 बार मंत्री रह लिया, मेरे को एक टाइम भूखा रहना पसंद है, लेकिन मैं अपने उसूलों से समझौता नहीं करेंगे। और अब तो वो 5 करोड़ में चुनाव। हाँ, तो सेम टाइम है ना, वैसे प्रजा भी अच्छी थी, लोग भी अच्छे थे, और हम बड़े बुरे हालातों से इस देश को बचा के लाए थे। हमारे बुजुर्गों ने या जो भी इस देश के लिए शहीद हुए हैं, उन्होंने बड़ी मेहनतों से इस देश को संवारा है। जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो हम तो, आप सब लोग भी हम पढ़ते हैं, तो बड़े बुरे हालात थे। अच्छा, चोई साहब ने रियासतों की जहाँ बात आती है, विलीकरण में जो सरदार वल्लभ भाई पटेल के साथ योगदान दिया भारत, तो वो किन किन रियासतों के खिलाफ उन्होंने लड़ाई लड़ी? देखिए, जब हमारा लास्ट साइमन कमीशन आया तो उसमें ये था कि भाई कोई भी रियासत स्वतंत्र रह सकती है। तो राजा जींद प्रभावशाली थे, तो हम रणवीर सिंह हम जींद रियासत का हिस्सा थे। जेएंड के भी सेम टाइम में ऐसी, हैदराबाद भी थे, ऐसी समस्या में था। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल तो उधर लगे हुए थे, उन्होंने चिट्ठियों से कम्युनिकेशन भी किया कि आप आपस में चल रहा था कि आप इस इलाके में, पंजाब इलाके में बहुत ज्यादा प्रभावशाली हैं और आप लड़ाई लड़े। तो जब देश आजाद हुआ तो हम तो गुलाम थे, हमारा इलाका गुलाम था, जींद रियासत गुलाम थी। तो तक्षक साहब के नेतृत्व में करीब 35 से 40,000, जो तक्षक साहब ने अपनी डायरी में लिखा है, दिन रात दादरी के किला मैदान में राजा जींद के खिलाफ लड़ाई लड़ी। अच्छा। और राजा जींद से कहा कि भाई इसको आप देश में विलय करें। तो उनको मुख्यमंत्री पद का ऑफर मिला। अच्छा, रणवीर सिंह जो जींद के राजा थे, हाँ, उन्होंने कहा कि रियासत को मत तोड़ो, भले ही आप रियासत को संभालें। तो उन्होंने सेम टाइम में वो मंत्री भी थे जींद रियासत में। अच्छा। तो उन्होंने मंत्री पद छोड़ के वहां पे धरना प्रदर्शन किया और राजा जींद के खिलाफ लड़ाई शुरू करी, उनको जेल में भी डाल दिया था। अच्छा। और जेल से तख्त साहब ने पैरेलल गवर्नमेंट की घोषणा कर दी थी। राजा मेहताब, जिसको राजा कहते हैं आज, बारडा चौक पे जिसकी मूर्ति है, वो तख्त साहब के साथ रहते थे। और शोरान खाप का बहुत बड़ा योगदान था उस मूवमेंट में, मर्जर मूवमेंट में। अच्छा। तो उन्होंने बताया हमारे इलाके की सबसे बड़ी खाप है और राजा मेहताब को हम राजा बनाते हैं, इसको राजा ही नहीं मानते। अच्छा। तब जाके राजा जींद ने घुटने टेके और उसका भारत में विलय हुआ। और 16 मार्च 1948 को हीरो ऑफ मर्दर मूवमेंट तख्त साहब को मिला संसद भवन से। संसद भवन में मिला। तो बड़ा हमारे लिए तो सौभाग्य की बात है कि। अच्छा, जींद लेट हुआ ना? जींद 5 मार्च 1948 को आजाद हुआ है। देर से आजाद, देर से आजाद हुआ, हम बाद में आजाद हुए। 15 अगस्त को हम आजाद नहीं हुए। अच्छा, आपका आजादी का दिवस दूसरा है। आजादी का दिवस, ये अलग बात है कि लोगों को पता नहीं है। तो उस मूवमेंट की वजह से हम आजाद हुए। न पता, हो सकता है लंबा भी चल जाता, लेकिन 5 मार्च 1948 को हम आजाद हो गए। अच्छा, चोई निहाल सिंह तक्षक का जन्म कौन से साल में हुआ? 1 मई 1911 में। और वो दुनिया से कब गए?
8 अक्टूबर 2001 को। 2001 को गए हैं, इसका मतलब ये है कि वो करंट जो पॉलिटिक्स थी जो खराब होती है उसको भी उन्होंने देखा होगा अपनी आंखों खराब से। होता देखा है, उन्होंने लिखा भी है। हाँ, तो उसके बारे में वो क्या कहते थे कि आजकल की किस तरह देखिए, एक मतलब सदी तक जिस आदमी ने उसूलों पे लड़ाई लड़ी है, और खासकर 1975 के बाद तो हालात और ज़्यादा ख़राब होते गए। चाहे कोई भी सरकार आई है तो हालात अच्छे नहीं रहे। तो उसके बाद उन्होंने राजनीति से लगभग मुंह साई मोड़ लिया था, और कुंठा ही थी कि भाई जिस देश को हमने आज़ाद कराया है, जिस देश की लड़ाई लड़ी है उसके हालात और खराब उसके हैं। हालात ख़राब हैं, तो कहीं न कहीं है ना उनके चेहरे पे चिंता ही थी देश के प्रति। अच्छा, वो जैसे आप तो दादा के साथ रहे हो, आपको बात करने का भी अवसर मिला हुआ, वो हरियाणा का जो आज का हरियाणा दिखता है उसमें सबसे अच्छा मुख्यमंत्री किसको माना करते थे? देखिए, उनका तो थोड़ा सा नेचर और तरह का था। पंडित भगवत दयाल जो हरियाणा के प्रथम मुख्यमंत्री रहे हैं, उनको भी उन्होंने मास्टर लगवाया था नवा वैसरी में। अच्छा। बनारसी लाल गुप्ता को भी उन्होंने मास्टर लगवाया था, उनकी पत्नी को भी मास्टर लगवाया था, तो ये बंसीलाल को भी खुब्बी की ढाणी जहाँ बोलते हैं। हाँ। तो तख्त साहब की दगडोली बुआ होती थी। अच्छा। वो अपनी बुआ के पास गए हुए थे स्कूल खोलने के लिए, तो वहाँ खुब्बी की ढाणी में बंसीलाल जी रहते थे। हाँ। तो तख्त साहब के स्कूल में बंसीलाल पढ़े। हाँ। उन्होंने एडमिशन करवाया था। अच्छा। तो सेम टाइम जब तक के जो हालात थे, तो जब तक तो यही लग रहा था कि भाई बंसीलाल जी का जो रुतबा था वो हरियाणा के विकास में थोड़ा ज्यादा था। वो मतलब उनको सम्मान किया करते थे। हाँ, कहीं न कहीं ज्यादा था। राजनीति में देखो, टकराव, उसूल अलग अलग चीजें हैं। किसी एक विषय के ऊपर किसी कोई सहमत है, कोई नहीं है, पॉलिसी के ऊपर सहमत है, नहीं है, लेकिन काफी कुछ योगदान सेम टाइम तक तो जब से हरियाणा बना है तो बंसीलाल को ही श्रेय जाता है, जो हमने उनके मुख से उनके मुंह से सुना। अच्छा, वो जैसे राजनीति से 1966 के बाद तो वो सक्रिय रहे नहीं। हाँ, तो यानी कि जब हरियाणा अलग बना और उसके बाद उनका राजनीति से एक तरीके से हाँ, एक तरीके से, क्योंकि राजनीति रिटायर हो पैसे गए। की होगी थी और राजनीति दांव पेच की होगी थी। एक और प्रसंग बताता हूँ आपको। जिस आदमी ने हरियाणा में ही नहीं उत्तरी भारत में एजुकेशन के लिए काम किया है, मतलब उनकी डायरी मिली है, पुराने दस्तावेज है ना, वो संग्रह, मतलब ये कर नहीं पाए आप लोग संकलित नहीं थे, लेकिन अब जैसे एक दो प्रोग्राम किए हैं तो पता चला है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जोधपुर में बीकानेर में तख्त साहब ने स्कूल खोले। अच्छा, ये स्कूलों वाली जो कहानी है वो क्या किसके साथ मिलके वो स्कूल खोलते मैं थे? बताता हूँ आपको। तख्त साहब रामजस कॉलेज से पास आउट होते ही बिरला 1936 में बिरला जो स्कूल है उसके इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल बन गए थे। अच्छा। बिरला घनश्याम ट्रस्ट से बिरला जयवाल ट्रस्ट। हाँ, तो बिरला पिलाने के इंस्पेक्टर बन गए थे। तो सेम टाइम भी ये सिचुएशन थी कि बिरला साहब बेच आते थे, एजुकेशन के बगैर देश नहीं चलेगा। अच्छा। 1936 में पढ़ाना चाह रहे थे वो भी। तो 1936 से लेकर 1928 तक निहाल सिंह तक बिरला के इंस्पेक्टर रहे, और बिरला के इंस्पेक्टर होना बड़ी चीज थी। और सेम टाइम बीकानेर रियासत थी, लुवारू थी, हमारी जींद थी, या और जो भी रियासतें थी, या स्कूल खोलने की डिमांड आ रही हाँ, थी। स्कूल, उन्होंने बिरला जी का कहना था जी आप ज्यादा ज्यादा स्कूल खोलें, कोई पैसे की बात है तो वो हम लगाएंगे। अच्छा। तो तख्त साहब गांव में गए अपने ऊँट लेके, और लोगों से आग्रह किया, जो भी 2 3 4 जमात पास है उन लोगों से आग्रह किया कि आप एक छप्पर डाल लो, उसके अंदर बच्चों को पढ़ाना। ऐसे ऐसे स्कूल खुलवाते थे। ऐसे ऐसे स्कूल तो कितने स्कूल उन्होंने खुलवाए अपने जीवन? देखिए, जहाँ पर सरकारी आंकड़े की बात आ रही है तो 400 के करीब स्कूलों की बात आ रही है। अच्छा। लेकिन अब 1 मई 2000 अब हमने 22 को प्रोग्राम किया, तो जब उसका निमंत्रण देने जा रहे थे तो कुछ उसकी डायरियाँ मिली है, तो उनसे ये भी मिला कि जोधपुर में है ना 40 स्कूल हैं, बीकानेर में उनके खोले 40 स्कूल हैं, पश्चिम उत्तर प्रदेश इलाके में 40 स्कूल खोले हैं, 162 स्कूल आज का जो पंजाब है अच्छा। उसमें खोल रखे हैं, उन्होंने बिरला के सहयोग से। और जब वो जींद रियासत में शिक्षा मंत्री बने और आजाद भारत में शिक्षा मंत्री बने, तो उन स्कूलों का उन्होंने सरकारीकरण कर दिया। अच्छा, वो सब गवर्नमेंट की कर दिया, और जो टीचर अच्छा, अभी एक मैंने पोस्ट डाली थी किसी की, डालावास का एक स्कूल का जिक्र आया था कि डालावास का स्कूल बंद करने जा रही है ये सरकार, मर्जर में। उसमें भी चौधरी साहब का जिक्र था। लगभग लुआरू से लेके झज्जर तक तो लगभग हर गांव का सरकारी स्कूल तक साहब के हाथ से खुला है। अच्छा। तो अकेला डालावास का नहीं, लेकिन डालावास का स्कूल का प्रसंग रहा है। उसकी वजह ये थी कि जब स्कूल खोले तो सरकार के पास ही पैसे नहीं थे। हर गांव में आपने पुराने स्कूल देखे होंगे, बोर्ड लगे हुए हैं, एक एक गांव मिलके, पड़ोसी गांव मिलके एक एक कमरा बनवाते थे। हमारे बुजुर्ग तो कलकत्ता तक चंदा लेके आए थे। हाँ, तो हमने भी देखे हैं।
तो उन स्कूलों का सरकारी करना करना अलग बात थी, लेकिन बिल्डिंग बनाना बड़ी बात थी। बिल्कुल। तो सेम टाइम बिल्डिंग बनाना, लोगों के पास पैसे नहीं थे, सरकार के पास भी पैसे नहीं थे, बड़ी विचित्र परिस्थितियां थी। अगर हम आज उनका देखें तो रूह कांपने वाली बात है कि एजुकेशन कैसे मिली है। तो डालावास स्कूल जब बन रहा था तो छत लगनी रह गई थी। अच्छा, तो नानक चंद जी होते थे पलवल साइड से, उनको वो पढ़ाने के लिए लेके आए वो थे? तक साहब ले आए थे। अच्छा। उस समय तो यही तो था कम्युनिकेशन भाई, आपस में भाईचारा मिलके, जो भी थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा आदमी, आप यहाँ काम करे, आप यहाँ काम करे, आप यहाँ काम करे। देश के हालात बड़े बुरे थे। तो उनकी पत्नी उनके साथ रहती थी। तो ऐसा बताया कि उन्होंने उनके जो वो छत की कमी रह गई थी, तो उनकी पत्नी ने अपने गहने बेच के स्कूल की छत लगवाई। नानक चंद की जी। नानक चंद। कितना बड़ा मतलब सेक्रीफाइस देखिए आप, हाँ, शिक्षा एजुकेशन के लिए। ऊपर समर्पित लोग थे। और मेरे इलाके में जो आज लोग जिंदा हैं, जिनकी उम्र 80 है, 85 साल, 82, 83, 84 साल है, या जिन्होंने वो वक्त देखा है, या तक साहब को देखा है, ऐसे बहुत लोग रहे हैं जो एजुकेशन के ऊपर इतने समर्पित रहे हैं, कभी घर नहीं गए। अच्छा। कई की 6-6 महीने तक 10-20-30 पढ़ाते किलोमीटर रहे। पढ़ाते रहे, स्कूल में भी, स्कूल टाइम के बाद भी। तो अब विचित्र हालात हैं, सरकारें स्कूल बंद करने जा रही हैं, या जो भी हालात चॉइस हैं, साहब के परिवार में कोई पॉलिटिक्स में आया? कोई नहीं आया, चुनाव ही नहीं लड़ा किसी ने कोई चुनाव नहीं लड़ा। हम्म। और सब लोग काम से काम लग गए थे। तक्षक साहब भी उस समय ऐसे, मतलब है ना, तक्षक साहब का जो रुझान था ना, वो यही था कि भाई आज की राजनीति करने लायक नहीं है। अच्छा, एक इसमें मुझे याद आ रहा है, जो उस समय सरकार ने कुछ मुरब्बे उनको दिए थे, जो स्वतंत्रता सेनानी थे, और जिन्होंने इसमें, जैसे चौधरी रणवीर सिंह का बागपुर में आज भी है उनकी बाजपुर जमीनें, में, नैनीताल। बाजपुर नैनीताल में, तो वहीं पर चौधरी निहाल सिंह को भी मिला था मुल्क। हाँ, तो निहाल सिंह तक्षक को मुरबा मिला था। और एक भरतपुर के पास सिंधपनी गांव है, अच्छा। वो शायद तक साहब ने मोल लिया हुआ है, पता नहीं, हम उसकी कंफर्म नहीं है। अच्छा। लेकिन सही बात यह है कि आज के हालात के, तक्षक साहब के पास, उसके परिवार के पास, या हमारे परिवार के पास, तक्षक साहब और 5 भाई थे, 2.25 एकड़ जमीन के ही मालिक हैं। हाँ। इसके अलावा कोई, वो तो जो बाजपुर वाला था, वो बाजपुर तो वाला उन्होंने काश्तकारों को ही दान वहीं कर जो दिया था। काश्तकार लोग थे, हाँ। वही उसको यूज करते रहे। हो सकता है कुछ लोगों ने आपस में एक दूसरे के कब्जे कर लिए हों। हाँ, मतलब वो नहीं लेके आए, वो दे नहीं दिया लेके था आए उन्होंने। वहां से कुछ भी। और बाद में पता चला है कि कोई मुकदमेबाजी भी चले, या किसी लेकिन तक साहब का इंटरेस्ट नहीं रहा। और सही में वो पैसे से या किसी प्रकार की प्रॉपर्टी से कोसों तक दूर थे। हमें इस बात पे गर्व भी है। आपने पहला सवाल किया था ना कि आपके कहीं मलाल, हमें कोई मलाल नहीं है, हमें इस बात का नहीं, गर्व है। आजकल तो पता है इतना मेटलिस्टिक सोसाइटी हो रही है कि एक बहुत ही ईमानदार आईएएस थे, उनसे मेरी बातचीत हो रही थी, तो उन्होंने कहा बेटा, अक्सर बच्चे मुझसे ये पूछते हैं कि दादा क्या करा था। देखिए, तो मैं बोला ऐसा, मैंने अपनी पूरी उम्र बोला ठीक तरीके से काटी, लेकिन बच्चे सेटिस्फाई नहीं होते। देखिए, मैं अपने बता रहा हूँ, मैं बहुत ज़्यादा संतुष्ट हूँ। उन्होंने देश के लिए काम किया, समाज बड़ी के लिए बात काम है। किया, और जीवन भर ना दिमाग में ये बात नहीं आएगी, फख्र से सर ऊंचा रहेगा कि हम उस परिवार में पैदा हुए हैं, स्कूल में पैदा हुए हैं। और जहाँ तक उनको लोग जानते हैं, वो आज, चलो हम जवान हैं, कोई न कोई किसी न किसी मूवमेंट में हिस्सा लेते रहते हैं, हमारी विचारधाराएं अलग अलग हो सकती हैं, लेकिन 36 बिरादरी के लोग और सभी पार्टियों के लोग तख्त साहब का नाम श्रद्धा से लेते हैं। अच्छा, जैसे एक कोशिश होनी चाहिए, आज अगर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को ये दुनिया जानती है, वो इसलिए जानती है क्योंकि उनके बारे में लिखा गया, उनकी चीज़ें सहेजी गई। तो आप लोगों को भी चौधरी साहब के जो जीवन काल की चीज़ें हैं उनको सहेजना चाहिए, ताकि आने वाली पीढ़ी उनको जान सके। देखिए, कुछ प्रयास हुए हैं, जैसे अब विद्यालंकार जी ने बुक्स लिखी है, और अब 1-2 हमने प्रोग्राम करे हैं उनकी याद में, और रिकॉर्डेड हैं सब। हाँ, मोस्टली रिकॉर्डेड हैं। तो कई बार ये है कि जो कम्युनिकेशन हुए हैं लोगों से, तो उससे कुछ चीज़ें निकल के आई हैं, दस्तावेज निकल के आई हैं, चिट्ठियाँ निकल के आई हैं। कुछ लोगों की चिट्ठियाँ तख्त साहब के पास थी, उन्होंने थोड़ी वो रख रखी थी, या कुछ लोगों के पास उनका मटेरियल था, तो वो निकल के आया है। तो जो जानकारियाँ लोगों को नहीं है, हमें वो भी मिली हैं। अच्छा। जैसे मैं आपको बताऊं कि अभी हमने 2 महीने पहले ये पता चला है कि जोधपुर और बीकानेर में स्कूल खोल रखे हैं। और उस सेम टाइम को पता नहीं प्रताप अखबार था क्या, प्रताप अखबार होता था। हाँ, तो मैं पटियाला सेंट्रल लाइब्रेरी में गया था, वहाँ कोई प्रबोध जोत कौर मैडम थी, उन्होंने बताया था कि 162 स्कूल पंजाब, आज का जो पंजाब है, उसमें तख्त साहब ने खोले हुए थे। तो काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं कि देखो, उस समय तो एक मुझे जो लगता है, उनके कार्य देखते हैं और लोगों के कार्य देखते हैं, उनको ज़्यादा से ज़्यादा दिन रात ये था कि हमारा देश अच्छा कैसे बने। तो उन्होंने कोई रिकॉर्ड नहीं बनाना था। काम कर रहे थे, हाँ, काम कर रहे थे, और उनका जीवन है ना, काम करते करते निकल गया।
तो हम तो गर्व से जेल में भी रहे हो कुछ? हाँ, तक साहब जेल में भी रहे हैं, डाटा तो मेरा फिगर नहीं है। दादरी में भी एक बार है ना कोई एजुकेशन का मूवमेंट था, तो उस समय भी वो लास्ट टाइम पे भी शायद 1975 के आसपास भी है ना कोई दौर था उस वो समय तो जेल में। शिक्षक आंदोलन चला था बंसीलाल जी की हाँ, सरकार में। मैं सही तो नहीं कह सकता कि भाई वहाँ मूवमेंट कौन सा था, क्योंकि गलत जानकारी देना भी चैनल के सामने परफेक्ट नहीं हो, लेकिन वो अंदर रहे। अंदर है तो इमरजेंसी में तो भारी थे वो, इमरजेंसी में वो भारी थे, क्योंकि उन्होंने किसी प्रकार का, क्योंकि वो हाँ सेम टाइम थोड़ा सक्रिय भी कम थे, तो भारी थे, बुजुर्ग भी हो रहे थे धीरे धीरे। हाँ, एक प्रसंग तो आया था कि उन्होंने बताया कि मैंने बंसीलाल को पढ़ाया, बनारसी दास गुप्ता को मैंने टीचर लगवाया, और है ना भगवत जाल को लगाया। तो 1964 में तक साहब ने के है ना बड़ा हमारा दुर्भाग्य है चरखी दादरी का, जिस आदमी ने उत्तरी भारत में एजुकेशन के लिए काम किया, चरखी दादरी में गवर्नमेंट कॉलेज 2021 में है। 21 में कितना दुर्भाग्य है हमारा। तो उन्होंने कोई गवर्नमेंट कॉलेज के लिए मुहिम उठाई थी, तो उन्होंने बताया कि जिन लोगों को हमने एजुकेशन दी ना, और जिन लोगों को एजुकेशन से यहाँ तक आने का मौका मिला, उन लोगों ने चरखी दादरी में मतलब गवर्नमेंट कॉलेज में पर टांग अड़ाई। ऐसी जो चीजें हैं, हालांकि प्राइवेट कॉलेज था उधर, हाँ जनता कॉलेज तो है ही, ऐसी जो चीजें हैं ना वो थोड़ी ही पिंच तो कहीं कहीं करती हैं आदमी को, कि भाई देश को सोसाइटी को आगे बढ़ाने के लिए कहीं किसी का नाम ना हो जाए। बाद में राजनीति मतलब ये छोटी छोटी चीजें आ गई थी, पर फिर भी हम में तो फक्र है कि हम स्कूल में दादरी और भिवानी इसलिए भी तो है कि वहाँ पे पॉलिटिक्स में लोग ज्यादा दिलचस्पी रखते हैं। हाँ, और 3 मुख्यमंत्री दिए हैं इस जिले में। दादरी बारडा भिवानी जो भी हैं कंट्रोवर्सी रही है, इन सीटों पर नेता हैं, राज भी हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। चरखी दादरी गढ़ है ये तो। हाँ, हमें तो गर्व है कि हमारा आदमी है ना। मैं तो कहता हूँ चाहे सर्विस करनी हो, कुछ करना हो, भिवानी या दादरी में थोड़ा समय लगा के देखना चाहिए। हाँ, दादरी का तजुर्बा आता है। हाँ, दादरी बारडा में मैंने भी आपने एक केस में जमानत कराई थी उधर। हाँ, मैं भी मतलब दादरी की कोर्टों को देख चुका हूँ। हाँ, तो वहाँ थोड़ा सा ये है कि आप कुछ भी मानो वजह जो भी है, लेकिन पॉलिटिक्स में एक्टिव लोग ज्यादा है। हर घर में पॉलिटिक्स में मिलेगा आपको दादरी बारडा में। दोस्तों, ये थी चौधरी निहाल सिंह तक्षक जी की अधूरी कहानी। पूरी तो नहीं कह सकते इसे, क्योंकि गुड्डू भाई भी मेरे ही दौर के हैं, हमारी उम्र में ज़्यादा फर्क नहीं होगा। और जब रिसर्च करेंगे कुछ और निकल के, मेरी कोशिश रहेगी कि मैं कम से कम 20-25 वीडियो जब भी अवसर मिले इनके जीवन पे लेके आऊँ। और उस दौर की जो जानकारियाँ हैं बहुत दुर्लभ हैं, बहुत समय उन चीज़ों में लगता है, और ऐसे व्यक्ति के बारे में जानना चाहिए दोस्तों, जिसने पूरे उत्तर भारत में शिक्षा की एक मुहिम चलाई और इतने स्कूल खुलवाए घनश्याम दास बिरला जी के साथ मिलके। तो निहाल सिंह तक्षक जी की आत्मा जहाँ भी होगी वो ज़रूर अपने इस भारत को देख रही होगी, और संविधान सभा का सदस्य वो बने, ये भी कम छोटी बात नहीं है। हीरो ऑफ मर्जर, संसद में उनको ये अवार्ड मिला था। 2 ही लोगों को अवार्ड मिला, वल्लभ भाई पटेल जी को और उनको। गुड्डू जी उनके पोते हैं। हम उम्मीद करेंगे अपने दादा की विरासत को ये आगे बढ़ाएं, उनके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पहुंचाएं उनकी बातें। आपको अगर कोई बात पूछनी है चौधरी निहाल सिंह तक्षक के बारे में तो आप कमेंट कर सकते हैं, हम मिलकर उसका जवाब देने की कोशिश करेंगे। गुड्डू भाई, शुक्रिया आप हमारे पास। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे मुलाकात अच्छी रही। चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद।